दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेज। आज मैं आप सभी लोगों को पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। तो दोस्तों, जो हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूपीपी की परीक्षा में भी पॉलिटी आता है, तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थानों पर भी कौन कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमोदन से। राष्ट्रपति की अनुमोदन या फिर राष्ट्रपति की सलाह से हम लोग उच्चतम न्यायालय की मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी कि PIL की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? जनहित याचिका PIL की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? तो दोस्तों, न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत हुई है। न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय में परिवर्तन करने का अधिकार है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह जो निर्णय करता है तो वह स्वयं ही अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय में स्वयं परिवर्तन करने का अधिकार होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? यानी कि देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे बताना है कि ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के पद पर भी काम कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस M हिदायतुल्ला। जस्टिस M हिदायतुल्ला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी काम किया है। जस्टिस M हिदायतुल्ला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ वह राष्ट्रपति के पद पर भी काम किए हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना गया है। देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद यानी कि वाद विवाद को अन्यत्र भेजने अन्य कहीं जगह पर भी भेज सकता है। तो वह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होता है कि वह किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद विवाद को अन्य जगह पर भेज सकता है। फिर हमारा अगला है, न्यायिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, न्यायिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या 5 है। अगला हमारा है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायाधीशों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। देखिए दोस्तों, हमारा आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा है। और देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है।
मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से और मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों को या क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं और वह अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे। और देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। फिर हमारा अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। श्री राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मसौदा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का एक और नाम है जिसे हम मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति भी कहते हैं, यानी कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य कौन कौन हैं? भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य कौन कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर के.एम. मुंशी हैं। मसौदा समिति के सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, श्री एन गोपाल स्वामी अय्यर और डॉक्टर के.एम. मुंशी हैं। और देखिए दोस्तों, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतन भी हैं, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष 7 लोग हैं, 7 या 6 लोग हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और एन गोपाल स्वामी अय्यर और डॉक्टर के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतन और बी.एल. मित्र हैं। और डी.पी. खेतन और बी.एल. मित्र के जगह पे 2 लोग बाद में हुए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब तथा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था और इसमें कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था तथा इसमें कितने सदस्य थे? तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे। देखिए दोस्तों, और प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो दोस्तों लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन है? प्रथम गैर
भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम हैं। हाँ, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? तो दोस्तों एम.एन. राय, यानी कि एम.एन. राय का पूरा नाम हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय ने। एम.एन. राय का पूरा नाम हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों एच.सी. मुखर्जी हैं। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा को लिखने वाली भारत के प्रथम उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को लिखा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो दोस्तों श्री दुर्गाबाई देशमुख। श्री दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में पहली महिला सदस्य थी। देखिए दोस्तों, यदि आपको पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला थीं, तो संविधान सभा में कुल 15 महिला थीं। संविधान सभा में कुल 15 महिला थीं और जिसमें से श्री दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी। और संविधान सभा पर कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें 4 महिला ने हस्ताक्षर किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों भारत देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, जबकि विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो दोस्तों इराक का सबसे पुराना संविधान है। इराक देश का सबसे पुराना संविधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान किस देश का है? तो दोस्तों नेपाल देश का सबसे नया संविधान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा संविधान। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों मोनाको का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? तो दोस्तों ब्रिटेन का। ब्रिटेन देश का अलिखित संविधान है, जो कि लिखा नहीं गया है। और सबसे बड़ा और लंबा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों,